हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट फरवरी 2016 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नंबर 1, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। नंबर 2, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। नंबर 3, गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। या फिर नंबर 4, बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं। और पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। नंबर 1, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नंबर 2, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 3, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या फिर नंबर 4, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हमें बच्चे को वो पढ़ाना चाहिए जिसकी उसे जानकारी हो, फिर उसी जानकारी में नई जानकारियां जोड़ते जोड़ते उसे अज्ञात की ओर यानी कि अमूर्त रूप में उसे प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए सही श्रेणी क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए पहले मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन और लास्ट में औपचारिक निगमन श्रेणी क्रम रहेगा। इसमें ये याद रखिएगा, अनौपचारिक निगमन पहले आता है और बाद में औपचारिक निगमन आता है। और जहाँ पर बात मापन की आती है वहाँ पर अप्रामाणिक मापन पहले आता है और बाद में आता है प्रमाणिक मापन। तो आप इसको भी ध्यान में रखकर सही श्रेणी क्रम बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। नंबर 2, पढ़ाई जाने वाले प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। नंबर 3, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य होनी चाहिए। नंबर 4, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। कुछ किताबों में स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही बताया जा रहा है। आप अगर प्राथमिक कक्षा की बुक है जो गणित का जादू, उसमें देखेंगे तो उसमें पहले 1 से 9 तक की संख्याएं सिखाई गई हैं, बाद में 10 से 20 की सिखाई गई हैं और फिर थोड़ा सा बढ़ाकर इसको आगे सिखाया गया। ठीक है, तो पहले 1 से 9 तक की संख्या सिखाई गई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी सही हो सकता है, लेकिन बात अगर हम प्राथमिक स्तर पर करें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पॉइंट ए, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। पॉइंट बी, आधे का चिन्ह लिखता है। पॉइंट सी, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधा में विभाजित करता है। पॉइंट डी, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए। तो ये पॉइंट ए बी सी डी में हमें सही क्रम बताने हैं। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधा में विभाजित करता है। मूर्त पदार्थ यानी उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को जिनको बच्चे जानते हैं, जिनके बारे में उन्हें समझ है। फिर चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, फिर उसे चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है और लास्ट में आधे का चिन्ह लिखता है। तो सबसे पहले होगा सी, फिर होगा ए, फिर होगा डी और लास्ट में चिन्ह लिखता है, तो ये होगा चौथे नंबर पर। तो सी ए डी बी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है, सी ए डी बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
नंबर 1, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। नंबर 2, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। नंबर 3, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 4, अभ्यास के लिए बहुत सारे अधिक अवसर कराए जाने चाहिए। तो पूछा जा रहा है कक्षा 1 और 2 गणित शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है। तो कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, तो ये गलत है। फिर गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, तो ये सही होगा। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये गलत है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर कराए जाने चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1001 की 111 से, तो ये आएगा 1001, फिर किया 1001, फिर 1001। अब इसको ऐड करते हैं तो ये आया 1, इसको जोड़ा 1, फिर ये 1, फिर इसको ऐड किया और ये लास्ट में 1, यानी कि 1,11,111। तो लिखते हैं 1,11,111 बराबर 1,10,000, ठीक है। प्लस 11 इंटू, मान लीजिए रिक्त स्थान को हमने x मान लिया, तो प्लस 11x। अब इस वैल्यू को जब हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1,11,111 से 1,10,000 हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 0 से गया 1, 1 0 से गया 1, फिर 1 0 से गया 1 और फिर 1 0 से गया 1, 1 से 1 गया 0, 1 से गया 0, यानी कि 1,111, 1,111 बराबर 11x, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन 11 हो गया। फिर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, न जाने का 0, 11 एकम 11, यानी कि x की वैल्यू आई है 101। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 101। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे खाली जगह, मान लीजिए यहाँ पर x है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी, तो हमें x का मान बताना है। तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 5 के बाद कितनी संख्या है, 3, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो आया 5000 प्लस 2,659 में से 6 का स्थानीय मान पूछा गया, तो 6 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो हम करेंगे 100 से गुणा, तो आया 600, तो प्लस बताया जा रहा, तो प्लस। फिर ये किसके बराबर है, 7 गुणे x के, यानी कि 7 गुणे x। 5000 में 600, 5000 और 600 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5600। तो लिख लेते हैं 5600 बराबर 7x, ठीक है। अब इस 7 को इसके नीचे लाएंगे तो ये हो गया 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और ये 2 0, यानी x की जो वैल्यू आई है वो आई है 800। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा 3, 800। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 36 और 48 के सारे धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 गुणे खाली स्थान दिया है, तो मान लीजिए इसको x है, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 36 और 48 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 36 के गुणनखंड निकालेंगे। 36 जिन जिन संख्याओं से कट जाता है वही 36 के गुणनखंड होंगे। जैसे 36 1 से कट जाएगा तो 36 का पहला गुणनखंड 1 हो गया। फिर 36 स्वयं 36 से भी कट जाएगा तो दूसरा गुणनखंड 36 कर लेते हैं। फिर ये संख्या 2 से भी कट जाती है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 36 का एक गुणनखंड 2 तो है ही, साथ में जिस संख्या से वो कट रहा है वो भी है, यानी कि 18 20 का एक गुणनखंड होगा। फिर 3 से देखिए कटता है क्या, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये 3 से भी कटता है और ये 12 से भी कटता है, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 नेम 36, यानी कि इसका एक गुणनखंड 4 भी होगा और एक गुणनखंड 9 भी होगा। फिर 5 से ये नहीं कटता है, 6 से कटता है तो 6 कम 6, 6 रंग 36, यानी इसका एक गुणनखंड 6 भी होगा। और फिर देखिए 7 से क्या ये कटता है, नहीं कटता है। 8 से कटता है, नहीं कटता है, यानी कि अब ये 9 से कटता है क्या, 9 से, 9 चौक 36, लेकिन 9 और 4 हम पहले ही लिख चुके हैं इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। तो अब ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो 36 के गुणनखंड आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुणनखंड हैं 36 के। अब 48 के देखते हैं। तो 48 1 से भी कट जाएगा और स्वयं 48 से भी कट जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, यानी कि 2 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। फिर 3 से कटता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18, यानी कि 3 से भी कटता है और 16 से भी कटता है।
फिर 4 से काट कर देखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका एक गुणनखंड 4 भी होगा और एक गुणनखंड 12 भी होगा। फिर देखिए 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है क्या, 6 से कटता है, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि इसका एक गुणनखंड 6 भी होगा और एक गुणनखंड 8 भी होगा। फिर 7 से काट कर देखिए, 7 पच्चे 85, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, यानी ये 7 से नहीं कटता है। फिर अब ये आगे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो अब हमें 36 के गुणनखंडों में से और 48 के गुणनखंडों में से कॉमन जो संख्या है वो लेनी है। तो कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है। 36 और 48 कॉमन नहीं है, 2 है, 18 कॉमन नहीं है, 3 है, 24 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। और कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं है, तो हमें जो कॉमन संख्या है उसी को लेना है। तो 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12 क्या बताया जा रहा है, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम गुणनफल कर लेते हैं, बराबर किसके है, 999 प्लस 9 गुणे इसको x मान लेते हैं, तो यानी 9x, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 6 चौक 24, 24 छंगा 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 144, 144 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1728, ठीक है। तो 1728 बराबर 999 प्लस 9x, ठीक है। अब इस संख्या को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, तो 1728 में से 999 हम घटा देंगे। 1728 में से हम 999 को घटाते हैं तो देखिए इधर से कैरी लिया, 18 से 9 गया, बचेगा 9, यहाँ बचा 1, यहाँ से कैरी लिया तो 11 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा, 2, फिर यहाँ पे बचा 16, 16 में से 9 चला गया तो बचेगा 7, तो यानी 729, 729 बराबर ये संख्या 999 हम इधर ले गए थे तो बचा था 9x, ठीक है। अब 9 से इसे कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, यानी कि x की वैल्यू आई है 81। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि इस संख्या को 39 से भाग देने पर तथा इस संख्या को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ठीक है, देखिए तो पहले भाग करते हैं इस संख्या को 39 की भाग करते हैं 26,689, तो पहले जाएगा 39, ठीक है, 39 6 का 234, 6 से 4 गया 2, 6 से 3 गया 3, फिर उतारा 7, फिर जाएगा ये 8 से 39 अट्ठे 312, 7 से 2 गया 5, 2 से 1 गया 1, फिर उतार लिया 9, फिर ये जाएगा 4 से 39 चौके 156, तो 159 से 156 चला जाएगा तो 9 से 6 गया बचेगा 3, यानी कि इस संख्या का शेषफल बचता है 3। अब इस संख्या से भाग करके देखते हैं तो 34 की भाग करते हैं 29,405 से, तो सबसे पहले ये जाएगा 8 से 272, तो 4 से 2 गया 2, 9 से 7 गया 2, उतार लिया 0, फिर ये जाएगा 6 से 204, 10 से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 1, उतार लिया ये 5, फिर ये जाएगा 4 से 165 से 136 चला गया, कितना बचा, 15 से 6 गया बचेगा 9, 5 से 3 गया बचेगा 2, यानी कि 29, ठीक है। इस संख्या से बचा शेषफल कितना था 3, और इस संख्या से बचा शेषफल था 29, और बताया जा रहा है शेषफलों के अंतर को, यानी कि 29 से अगर हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 26, को 18 से भाग दिया जाए, तो हम 26 को 18 से भाग देंगे तो 18 की भाग करेंगे 26 से, तो कितना शेषफल होगा यही बताना है। तो इसकी एक बार भाग जाएगी तो 18 एकम 18, तो 16 से 8 गया बचेगा 8, यानी कि शेषफल बताना है तो 8 आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सही होगा 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज भाग 90 के बराबर है। तो ठीक है, तो 36, 54 और 60 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, तो 36, 54 और ये 60, तो 2 से पहले काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, ये 0, फिर 2 नेम 18, ये 27, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटते हैं, 3 तियां 9, 3 नेम 27, 3 पचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तियां 9 और ये 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36,
36 तियां 108 और 108 पंचे होता है 540। तो इनका आया सार गुणज 540 भाग यानी कि डिवाइड कर दें 90 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 9 छाक 54, यानी कि आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/2 भाग हामिदा को दे दिया है। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या क्या है? तो 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 5 दर्जन में हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 60 टॉफियां सोनू के पास टोटल हैं। ठीक है, अब देखिए 60 में से 1/3 भाग दे दिया है अमिता को, फिर 2/5 भाग दे दिया है अनिल को, 2/5 भाग, फिर 1/12 भाग दे दिया है हामिदा को, 60 का 1/12 भाग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये यहाँ पर 2 है, 2/5। देखिए फिर 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कि 20, 12 दूना 24 प्लस 5। ठीक है, तो 20 और 24 कितना हुआ? 44। 44 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 49, यानी कि 49 टॉफियाँ टोटल बांट दी गई हैं और 60 कितनी थी? टोटल थी। तो 60 में से 49 गया, कितना बचेगा? यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 9 गया, बचेगा 1, 5 से 4 बचेगा 1। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। 11 टॉफियाँ सोनू के पास बची। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,000 12 प्लस रिक्त स्थान दहाई है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या पूछी जा रही है? तो मान लेते हैं संख्या x है। तो 112 इकाई प्लस 12,000, तो 12,000 जोड़ देते हैं, कितना हुआ? 12,112 बराबर 11,012 प्लस x दहाई। अगर हम यहाँ पर 10 मान लें तो ये दहाई हो जाएगी 10x। देखिए x के बाद ये संख्या दहाई ही तो होगी। यहाँ पर हम एक संख्या नहीं मान सकते क्योंकि वो इकाई में आ जाएगी, हमें दहाई में बताना है। तो हम मान लेते हैं 10x, यानी कि 10 जो है वो दहाई के रूप में हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10x हो गया। ठीक है, अब 12,112 में 11,012 घटा देते हैं। ये संख्या जब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, घटा देते हैं। 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, 1 से 0 गया 1, 2 से 1 गया 1, यानी कि 1100। ठीक है, तो 1100 बराबर कितना बचा इधर? 10x। ठीक है, फिर साफ साफ लिख लेते हैं 1100 बराबर 10x। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो इस संख्या को हम इसके नीचे ले आते हैं डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, यानी बचा कितना? x बराबर बचा 110, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। 110 दहाई यहाँ पर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को भी x मान सकते हैं, तब सॉल्व करके देख लीजिए। 12,000 जोड़ते हैं, 12,000 प्लस 112 इकाई। ठीक है, 112 इकाई, 2 1 1 2 1, 12,112, 12,112 प्लस 11,012 प्लस x दहाई, ये पूरा दहाई माना है। तो 12,112 में जब हम 11,012 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, 1 0 से गया 1, 2 से 1 गया 1, यानी कि 1100 बराबर x आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर दहाई में बताना है, तो दहाई में हम सिर्फ इतनी संख्या लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हम दहाई एक स्थान हटकर ही लिखते हैं, इसलिए 0 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। 110 को ही हम दहाई मानते हैं। ठीक है, तो 110, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, 110। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी? तो देखिए 23 बोतलों में भरा जाने वाली दूध की मात्रा होगी 51 लीटर 750 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक बोतल में दूध में भरी जाने वाली मात्रा होगी 51 लीटर 750 मिलीलीटर बटा 23। इससे हमें एक बोतल में भरे जाने वाली दूध की मात्रा पता चल जाएगी। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.25 लीटर। जब एक बोतल में 2.25 लीटर दूध भरा जाएगा तो 16 बोतलों की अगर हमें निकालनी हो दूध की मात्रा, 16 बोतल में कितना दूध आएगा? तो 16 गुणे 2.25 कर देंगे, यानी कि 2.25 गुणे 16, 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, फिर 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 0 5 5 10, 0 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 2 और 1 3,
दो संख्याओं से पहले दशमलव है तो दो संख्या से पहले लगाते हैं, तो 2 जीरो से पहले दशमलव लगाते हैं तो बचता कितना है 36। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, 36 लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। इसको समझने से पहले एक बात समझिए, जैसे 2 सेब की कीमत बता दी गई है 5 रुपये और पूछी जा रही है 11 सेबों की कीमत, तो जब 2 सेब की कीमत 5 रुपया है तो 11 सेब की कीमत कैसे निकालेंगे, 5 गुणे 11, और ये जो वैल्यू इधर होती है ये बट्टे में चली जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो 5 है ये इसके गुणे में आ जाएगी और ये जो 2 है वो डिवाइड में नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो देखिए 200 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर कितनी है, 1/2, और हमसे पूछी कितनी जा रही है 1800 किलोमीटर की दूरी। तो हम 1800 किलोमीटर की दूरी अगर निकालेंगे तो ये और ये हम साथ में गुणा करेंगे, 1800 गुणा 1/2, और ये वैल्यू नीचे लिखेंगे बटे में लिखेंगे तो बटा 200। ठीक है, तो ये गुणे में, क्योंकि ये 1/2 है तो ये भी नीचे ही रहेगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 ने 18, ऊपर है 9, नीचे बचा 2, यानी कि 9/2। फिर अब 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 1800 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 4.5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। नंबर 2, 1 लाख बराबर है 100 हजार के। नंबर 3, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। नंबर 4, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लीटर का शतांश है, यानी कि 1/100। तो देखिए इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर और यहाँ पर है सिर्फ 100 मिलीलीटर, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा गलत होगा। तो कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाभाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएगी वो हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर घनाकार होगा, घनाभाकार नहीं। देखिए एक घनाभाकार बक्सा, जब हम घनाभाकार बक्से का आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर हम घनाकार बक्से का जब आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर 3060 से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने घन पैक नहीं हो पाएंगे। तो घनाभाकार बक्से का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 13 गुणे 11 गुणे 9, जो कि आ जाएगा 1287। फिर घनाकार बक्से का आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी कि एक भुजा का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब, तो आ जाएगा 1728। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, हो जाएगा ये 3, यानी कि 3015। ठीक है, अब छोटे बक्से की बात करें तो तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, यानी कि ये घन है। तो घन का जब आयतन निकालेंगे तो यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बड़े बक्से का आयतन बटे छोटे बक्से का आयतन निकालेंगे तो 3015 बटे 1, तो आ जाएगा 3015, यानी कि 3015, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने घन पैक हो रहे हैं 3015, और हैं कितने घन पैक करना चाहती है 3060, लेकिन पैक कितने हो रहे हैं 3015। तो 3060 में से 3015 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 3060 में से 3015 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 से 5 गया तो बचेगा 5, 5 से 1 गया बचेगा 4, यानी कि 45 जो घन है वो पैक नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है, 45 जो घन है, घनों की जो संख्या है वो इनमें पैक नहीं हो पाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है? तो देखिए, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई कितनी है? 48 सेंटीमीटर। 2/3 है, 2/3 है। क्या है? वर्ग की भुजा। मान लीजिए ए है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छाक 18, 16 की 2 से गुणा की तो कितना आया? 32। यानी कि वर्ग की एक भुजा कितनी निकली है? 32। तो वर्ग की भुजा हुई 32। अब इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 48 गुणे 21। तो 48 की 21 से गुणा करते हैं। 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगाए 1, 2 चक्कू 8 और 1 9, 8 का 8 रहा, 6 4 10 का 0, हासिल लगाए 1, 9 और 1 10, यानी 1008 आयत का क्षेत्रफल आया। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा कितनी है? 32। भुजा स्क्वायर कर देंगे तो 32 गुणा 32, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, यानी ये 64 और ये 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, ये 96। तो 4 6 6 12 का 2, हासिल लगाए 1, 9 और 1 10, यानी 1024, यानी कि 1008 आया है आयत का क्षेत्रफल और 1024 आया है वर्ग का क्षेत्रफल। और योग पूछा जा रहा है तो हम जोड़ देंगे इसे। 8 4 12 का 2, हासिल लगाए 1, 2 और 1 3, ये 0 और ये 2, यानी 2032। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणनफल किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम इस संख्या की गुणा करेंगे और इस संख्या की गुणा करने पर आंसर आएगा 6,04,800। अब इन ऑप्शंस को चेक करके हमें बताना है कि किसकी गुणा करने पर 6,04,800 आता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या। तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, अब 7 की 24 से गुणा करते हैं। 7 चौक 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, गुणे 6 की 60 की 60 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 3600। अगर 3600 को हम 36 गुणा 100 लिख लें तो एक ही होगा। 36 की 100 से गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। और अपनी गुणा को सरल बनाने के लिए हम 36 और 100 को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब 36 की गुणा 168 से करते हैं। तो 168 गुणे 36, 6 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 6 36, 4 40, 0 हासिल लगा 4, 6 6 और 4 10। ठीक है, फिर 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 18 और 2 20, 0 हासिल लगा 2, 3 1 3, 3 और 2 5, जोड़ते हैं इसे 8 4 0 और 6, यानी कि 6048, 6048। ठीक है, और यहाँ पे 100 गुणा और करना है तो डबल 0 लगा दिए, यानी कि 6,04,800, यानी कि ये यही संख्या प्राप्त हो रही है जो हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या इसके गुणनफल के बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ कितना हुआ हमें बताना है। तो देखिए, ताज़ा मछलियों को जब सुखाया जाता है तो उनका भार कितना रह जाता है? 1/3। तो सावी ने 2709 किलो ताज़ा मछली कितने में खरीदी है? 27 रुपये प्रति किलो की दर पर, यानी कि 2709 ताज़ा मछली कितनी खरीदी है? 27 रुपये में। ठीक है, तो इसकी गुणा करते हैं, 7 ने 63। ठीक है, ये 0 है। फिर 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, फिर 2 ने 18, 2 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5। अब इसको जोड़ते हैं तो ये आया 3, 6 और 8 होगा 6 6 12, 13 और 1 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7, यानी 73,143 में ताज़ा मछली खरीदी गई है। ठीक है, तो ताज़ा मछली की कीमत हुई 73,143। ठीक है, अब सुखाने के पश्चात, ताज़ा मछली सुखाने के पश्चात 1/3 रह जाती है। ठीक है, ताज़ा मछली थी कितनी? 2709। अब इसको जब सुखा लिया तो ये कितनी रह गई? 1/3। तो देखते हैं कितना बचती है। 3 एकम 3, 3 नेम 27,
जीरो का जीरो, 3 तिया 9, यानी कि 903 किलो। 2709 किलो ताज़ा थी, जब उसको सुखाया तो वो 1/3 रह गई। 1/3 रहने पर वो कितना बची? 903 किलो। ठीक है, अब 903 किलो जो बची है उसको किस कीमत पर बेचा है? 97 रुपये 50 पैसे। तो 903 किलो को हम 97 रुपये और 50 पैसे से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 88,042 रुपये 50 पैसे। अब इतने में बेचा है, इतने में खरीदा है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितना हुआ है। तो याद रखिए 88,042। तो देखिए 88,042 रुपये 50 पैसे। और ताज़ा मछली कितने में खरीदी थी? 73,143 रुपये में। ठीक है, अब इसको हम घटा देते हैं तो 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5 दशमलव, 12 से 3 गया, एक यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 12 से 3 गया बचेगा 9, यहाँ पर बचा 3 तो यहाँ से कैरी लेते आएंगे तो 13 से 4 गया तो कितना बचेगा? 9, यहाँ पर रह गया 9, 9 से 1 गया बचेगा 8, यहाँ पर बचा 7, 7 से 3 गया बचेगा 4 और 8 से 7 गया बचेगा 1, यानी कि 14,899 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा 4, 14,899 रुपये 50 पैसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में क्या था, हमें बताना है। तो देखिए दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, हमें समय बताना है, वो भी मिनटों में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, और हमें बताना क्या है? समय। तो हम लिख सकते हैं, समय बताने के लिए हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। ठीक है, और हमें यहाँ पर कुल समय बताना है तो इन सभी को हमें जोड़ देना होगा। देखिए 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 16 किलोमीटर बटे 15, दूरी बटे चाल बराबर समय। ठीक है, तो 16 बटे 15 ये आया है हमारा घंटे में, और जब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर हमें मिनट में देना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से गुणा भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए 16 बटे 15 और ये कितना है घंटे में, और इसको हम जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, प्लस क्योंकि हमें कुल समय बताना है तो जोड़ देंगे, तो प्लस 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर घंटा, ये दूसरा हुआ स्कूटर द्वारा, तो 20 किलोमीटर की दूरी बटे 50 किलोमीटर घंटा गुणे 60, क्योंकि हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 15 एकम 15, 15 चक्के 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल। अब देखिए 16 चक्के 64, फिर ये 4 छम 24 और ये रहा 50। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ा आया 8, 6 2 8, 8 5 13, यानी 138 मिनट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 138 मिनट कुल समय लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? नंबर 1 व्यवकलन, नंबर 2 स्थानीय मान, नंबर 3 गुणा या फिर नंबर 4 योग। तो हमें संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, स्थानीय मान। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। नंबर 1 परिकलन, संगणना रचना करना और समीकरण बनाना। नंबर 2 योग, गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। नंबर 3 योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। नंबर 4 योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमें अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं बतानी है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। नंबर 2 योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 3 शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। या फिर नंबर 4 कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। तो कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा है, तो कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कक्षा के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? नंबर 1 पृथक्करण, नंबर 2 योग की पुनरावृत्ति, नंबर 3 समुच्चयन या फिर नंबर 4 संवर्धन। तो शिक्षक ने योग के शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, तो अब टोकरी में कितने सेब हैं? तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न किस श्रेणी से संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समुच्चयन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। नंबर 1 गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। नंबर 2 सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। नंबर 3 सही, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। नंबर 4 गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 संख्या चार्ट, नंबर 2 गिनतारा, नंबर 3 10x10 वर्गाकृत ग्रिड या फिर नंबर 4 डाइस बॉक्स। तो विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, तो कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संख्या चार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 आकलन, नंबर 2 प्रेक्षण, नंबर 3 अध्यारोपण या फिर नंबर 4 अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों या क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रेक्षण। प्रेक्षण से हम 2 विमाओं वाली वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। नंबर 1 विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, नंबर 2 समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, नंबर 3 समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में या फिर नंबर 4 कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किसमें मदद करती हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। नंबर 1 समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, नंबर 2 गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, नंबर 3 गणित में कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता या फिर नंबर 4 गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।